हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, और आज हम करने वाले हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर। चैप्टर के खत्म होने के बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले सेशन में होने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये जो चैप्टर है मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूं। हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है हर एक सेपरेट वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया गया है, और अब आज बारी है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का डेली वीडियो आपको मिलता है रात को 10 बजे। ऑलराइट, तो सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए रोज रात को 10 बजे जो है आपको वीडियो के साथ जुड़ जाना है। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। ऑलराइट, तो सभी रेडी हैं? और हाँ भाई, सेशन ये जो चैप्टर है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। तो आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑलराइट, तो सभी रेडी हैं? तो फटाफट से लाइक शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हम शुरू करते हैं अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज को। चलिए, तो पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है निषेधाधिकार या वीटो के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है, वीटो पावर तो आप सभी जानते हैं, वीटो शक्ति के बारे में जानते हैं। तो उस वीटो पावर को निषेधाधिकार भी कहा जाता है। उसके बारे में आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है, कौन सा गलत लगता है, उसके सामने सही और गलत आपको लिखना है। ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहले हम निषेधाधिकार यानी कि वीटो का मतलब समझ लें कि वीटो पावर कहलाती क्या है। ठीक है, वीटो शक्ति या वीटो पावर किसे कहते हैं? तो भाई, जो सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, किसकी सुरक्षा परिषद के? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, उनके पास होती है वीटो पावर, वीटो शक्ति। यानी कि जब सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र संघ के मामले का कोई भी डिसीजन होता है, उस पर विचार विमर्श होता है और सभी मेंबर कंट्रीज से उनकी सहमति मांगी जाती है या असहमति मांगी जाती है कि कितने लोग इस प्रपोजल से, इस प्रस्ताव से सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं। तो भाई कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं। अब इनमें से कुछ देश ऐसे हैं, जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर कंट्रीज, उनमें से कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके पास है क्या? वीटो पावर। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज क्या करती हैं? अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस मामले में कुछ भी नहीं कहती हैं और चुपचाप से जो प्रपोजल उनके पास आया है सहमति देने का या असहमति देने का, उसको अपने पास रख लेती हैं वीटो पावर का इस्तेमाल करके। और जब वो उस वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेती हैं, उस मामले पर कुछ नहीं कहती हैं वो मेंबर कंट्रीज, तो वो प्रस्ताव एक तरीके से खारिज हो जाया करता है। क्लियर है? और ये वीटो पावर कुछ ही कंट्रीज के पास होती है। तो वीटो पावर समझ में आ गई।
अब हम बात करेंगे एक एक स्टेटमेंट की और जानेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑलराइट, चलिए, तो सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार है। जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, क्या सिर्फ उनको वीटो पावर का अधिकार है? ठीक है, बताना है सही है कि गलत। तो ऐसे लिखते जाना कि ए का आंसर सही, बी का सही, सी का सही, इस तरीके से आपको लिखते जाना है कमेंट बॉक्स में जो आपको सही या गलत लगता है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए, तो मैंने तरीका बता दिया कमेंट करने का। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यह एक नकारात्मक शक्ति है। क्या वीटो पावर एक नेगेटिव पावर है? ऑप्शन सी है, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो पावर का यूज करता है। मतलब कि सुरक्षा परिषद के जो फैसले हैं, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को उनका फैसला पसंद नहीं आता है, उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है महासचिव, क्या तब वो वीटो पावर का यूज करता है? ठीक है, फिर डी स्टेटमेंट है, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। यानी कि किसी एक कंट्री ने अगर वीटो पावर का यूज कर लिया तो क्या सिर्फ एक सदस्य के वीटो पावर का यूज करने से सुरक्षा परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रपोजल है वो नामंजूर हो सकता है, कि वो प्रपोजल ही खारिज हो जाए? बताओ भाई, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एक एक करके फिर हम इसको देखेंगे। ऑलराइट, तो भाई लाइक शेयर करते जाना है बराबर से, जितने भी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं और सभी को जोड़ते जाओ, क्योंकि आज हो रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का जो सेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार है। यह एक नकारात्मक शक्ति है। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। देखें, आ जाइए देख लेते हैं। तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है कि सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार है। जी हाँ, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं भाई? कितने हैं स्थायी सदस्य? कमेंट करके बताइए। 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं? जिनके नाम क्या क्या हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। ठीक है, यही नाम है ना, यही नाम है। चलिए, तो 5 स्थायी सदस्यों के नाम भी साथ में आपको जान लेना है, नोट कर लेना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। क्लियर? चलिए, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया हमारा सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह एक नकारात्मक शक्ति है, वीटो पावर एक नेगेटिव पावर है। क्या होगा, सही है या गलत है? देखें, चलिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब वीटो पावर क्यों नकारात्मक शक्ति है? अब कोई प्रपोजल आया और किसी कंट्री को पसंद नहीं, किसी पर्टिकुलर कंट्री को पसंद नहीं, तो उसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और वो प्रपोजल ही खारिज हो गया। तो एक तरीके की नेगेटिव पावर है, जबकि बाकी कंट्रीज उस फैसले को, उस प्रपोजल को एग्री करती हैं, और एक कंट्री ने वीटो पावर का यूज कर लिया और प्रपोजल खत्म, प्रस्ताव खत्म। तो गलत है ये। ठीक, स्टेटमेंट सी है, सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो पावर का उपयोग करता है। क्या? बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, तीसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखें, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्या है? रॉन्ग है। चौथा स्टेटमेंट, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। क्या पूछा है? एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। किसी भी एक कंट्री ने अगर वीटो पावर का यूज कर लिया तो जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रपोजल आया है वो नामंजूर हो सकता है। क्या? बताइए जल्दी से कमेंट करके, सही या गलत? तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि इन 5 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री ने वीटो पावर का यूज कर लिया, मान लो फ्रांस ने यूज कर लिया,
तो क्या होगा, वो पूरा प्रस्ताव ही नामंजूर हो जाएगा, प्रपोजल खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जरिए हमें वीटो पावर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हैं। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कामकाजों के बारे में हमें बताया गया है। इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। फिर से सही गलत बताना है। कौन से स्टेटमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के बारे में सही है और कौन सा स्टेटमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के बारे में गलत है, बताइए जल्दी से। देखें स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक, तो अब एक एक स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि सही है या गलत है, और आपको कमेंट करके भी बताना है। ऑलराइट, चलिए। तो सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। सुरक्षा और शांति से यानी कि सिक्योरिटी और पीस से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उनका निपटारा सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में होता है क्या या नहीं, क्या लगता है आपको? देखें, चलिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा और शांति के मसले सिक्योरिटी काउंसिल के जिम्मे होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। मानवतावादी जितनी भी पॉलिसी हैं, ह्यूमन राइट्स को लेके या ह्यूमैनिटी को लेके जितनी भी पॉलिसीज हैं उनका क्रियान्वयन यानी कि उनका एग्जीक्यूशन पूरे वर्ल्ड में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है, उनके जिम्मे है। चलिए देख लेते हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक, तो मानवतावादी नीतियों का किसके पास होता है? ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड किसके पास होता है? यूएनएचआरसी के पास होता है। इसमें क्या लिखा है? मुख्य शाखाओं और एजेंसियों के पास? जी नहीं। तो ह्यूमन राइट की और ह्यूमैनिटी की जहां बात आती है उसका कार्य कौन देखता है? यूएनएचआरसी देखता है। कौन देखता है? यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। क्या है यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म? चलिए तो आपको बता देते हैं। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म कहां लिख दूं? ऊपर लिख दूं क्या? यहां से आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा। यूएनएचआरसी, राइट। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑलराइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है स्टेटमेंट सी है कि सुरक्षा के किसी मसले पर पांचों स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना। सुरक्षा के किसी मामले पर 5 स्थायी देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। यानी कि सुरक्षा का, सिक्योरिटी का कोई मामला है और वो मामला जितने भी स्थायी सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, तो उन देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। यानी कि जो फैसला सुरक्षा से संबंधित लिया जाना है और उसका एग्जीक्यूशन होना है, तो उसका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन और 5 देशों के एग्री होने पर डिपेंड करता है क्या? देखें, चलिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, 5 देश एग्री होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट डी या कथन घ, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। सवाल पूछा गया है आपसे, क्या सवाल पूछा गया है? कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। बताओ, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के जितने भी मेंबर हैं वो सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी के जो अंग हैं उनके ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाते हैं क्या? देखें, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक, अब स्थायी परिषद की ही सुरक्षा परिषद की ही बात कर लो, सिक्योरिटी काउंसिल की। उसमें 5 फिक्स हैं स्थायी सदस्य। महासभा के सारे मेंबर तो नहीं है। 10 अस्थायी सदस्य भी फिक्स हैं, महासभा के सारे मेंबर तो नहीं है। क्लियर है बात? चलिए
तो ये 4 स्टेटमेंट भी हमने जाने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के बारे में, कामकाज के बारे में। यहां कोई डाउट है आपको क्या? यहां कोई डाउट हो तो बताइए भाई कमेंट करके। ऑलराइट, चले आगे। चलिए, चलो भाई, अब है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य, ठीक है, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? अब भारत तो शामिल है नहीं उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों के रूप में नहीं है शामिल, ये बात सभी को पता है, लेकिन भारत उसका सदस्य बनना चाहता है। अब इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो भारत को स्थायी सदस्यों के रूप में, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल होने के लिए वजनदार बनाता है? ठीक है, चलिए, परमाणु क्षमता। भारत के पास परमाणु क्षमता है, इसीलिए भारत को स्थायी परिषद में, स्थायी सदस्यता, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में ऐड किया जाना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है, क्या इसीलिए होना चाहिए? भारत एशिया में है, क्या इसीलिए स्थायी सदस्य होना चाहिए? भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक रूप से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीति है, वो स्थिर है। मतलब कि हमारे यहाँ जब से भारत आजाद हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही पाई जाती है, लोकतंत्र ही पाया जाता है। तो क्या इसीलिए भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में ऐड करना चाहिए? कौन सा कथन सबसे ज्यादा वजनदार बनाता है? अब आप कहेंगे कि कथन तो हमें सारे सही लगते हैं, लेकिन एक बात पर ध्यान देना, हमसे पूछा है कि ज्यादा वजनदार कौन सा कथन बनाता है, कौन सा तथ्य बनाता है, कौन सा फैक्ट बनाता है? देखें, चलिए, सोच लिया आपने, आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। क्या कहा गया है? भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के कारण भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। बाकी के स्टेटमेंट भी सही है। भारत के पास परमाणु क्षमता है, इसीलिए भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। जी हाँ, कल ही मैंने आपको बताया था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की समय रेखा मैंने बताई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, फिर भारत उसमें कब जुड़ा। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम स्थापना की बात करें, ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में बात करें तो कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? जल्दी बताओ भाई कमेंट करके, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ऑलराइट, भारत कब शामिल हुआ? भारत कब शामिल हुआ बताओ भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। ठीक है, 6 दिन बाद ही भारत इसमें शामिल हो गया था। उसके बाद भारत एशिया में है, इसीलिए तो ये स्टेटमेंट क्यों जोड़ा, एशिया में है? क्या एशिया महाद्वीप में कोई बात है? जी हाँ, एशिया महाद्वीप तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भारत की अब सबसे ज्यादा वजनदार तथ्य कौन सा है कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के कारण भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का। क्लियर है कहानी? क्या कहते हो, कोई दिक्कत? ऑलराइट, ऑल सेट, ऑल क्लियर। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से सुनिएगा। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की काफी सारी एजेंसीज के बारे में हमने बात करी है, अब उस एजेंसी का नाम बताना है जिसका संबंध परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से है। ठीक है, ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ,
निरस्त्रीकरण समिति, फिर है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई जल्दी से, क्या होगा इसका सही उत्तर? ए बी सी डी, क्या लगता है आपको? देखें, चलिए तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ये क्या है? परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। विश्व व्यापार संगठन से सवाल आया है, WTO से। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन पहले किसी और नाम से जाना जाता था, फिर उसको कर दिया बंद, और सत्ता उसकी किसके हाथ में आ गई? विश्व व्यापार संगठन के हाथ में आ गई। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? देखिए सारे ऑप्शन। ऑप्शन ए है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन बी जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। बताइए भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम होगा क्या आंसर? क्या लगता है आपको? अच्छा, साथ में ये भी बता दो कि WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बता दो भैया जल्दी से, क्या होगा आंसर? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। चलिए, तो मुझे पता है आपको कंफ्यूजन कहां हो रहा होगा, ए और बी में, है ना? चलिए, तो आंसर है ए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक, इसका उत्तराधिकारी है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? चलिए, तो 5 सवाल हो चुके हैं। जल्दी से चेक करके बताइए कि बराबरी से लाइक शेयर हो रहा है कि नहीं। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहली फुर्सत में आपको लाइक शेयर कर देना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑलराइट, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब भरने हैं अपन को खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, तो पहला क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान है। बता दो भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए बताइए बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या कहते हो? देखें, चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है शांति और सुरक्षा बनाए रखना, पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ही इसीलिए थी। ठीक है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कहानी है। ठीक है, पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई थी, पूरी दुनिया असुरक्षित थी, पूरी दुनिया आर्थिक और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से परेशान थी। तो इन्हीं सब समस्याओं के निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलिए, ऑप्शन अब है खालिस्तान बी या खालिस्तान नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद खालिस्तान का है। बता दो भाई जल्दी से, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, UNO का सबसे जाना पहचाना पद कौन सा है? क्या होगा इसका सही आंसर? देखें, चलिए देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद है सचिवालय का है। ठीक है, क्लियर? और यहां पर कौन बैठता है? महासचिव बैठता है। ठीक, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य हैं।
तो बता दो जल्दी से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कितने स्थायी सदस्य हैं और कितने अस्थायी सदस्य हैं? क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? देखें, चलिए तो देख लेते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो भैया 5 स्थायी सदस्यों के नाम आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि 10 अस्थायी तो बदलते रहते हैं, कहां तक याद करोगे। लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं, स्टेबल मेंबर हैं, वो हमेशा से हैं, हमेशा तक रहेंगे। ठीक है, तो भैया उनके नाम सुन लो, 5 स्थायी सदस्यों के नाम। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। बताओ भाई जल्दी से, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट महासचिव कौन है? क्या है उनका नाम? पता होना चाहिए सभी को। देखें तो भैया एंटोनियो गुतेरेस इनका नाम है। चलिए अब है 5वां खालिस्तान। पूछा है मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन खालिस्तान और खालिस्तान है। ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 2 स्वयंसेवी संगठन बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? बता दो भाई जल्दी से, कौन कौन से हैं? देखें कौन कौन से हैं। चलिए तो ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन कौन से हैं? ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल 2 ऐसे स्वयंसेवी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा में एक्टिव रहते हैं। चलिए तो ये हो गए आपके खालिस्तान। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो वो भी ले सकते हैं। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप भी करे, सही गलत भी करे और खालिस्तान भी करे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे का सवाल देखना है। देखते हैं क्या है। चलो भैया, सही जोड़ियां भी आ गई, काफी बड़ी हैं सही जोड़ियां, यानी बहुत सारी हैं। चलिए तो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके नाम से करें। ठीक है, यहां पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाएं और एजेंसियां दी गई हैं। अब कौन सी एजेंसी या कौन सी शाखा क्या काम करती है, यहां पर उनका कार्य दिया गया है। ठीक है, तो अब एक बार जल्दी से देख लो, फिर उसकी हमें सही जोड़ी भी मिलाना है कि किस एजेंसी का काम कौन सा है। ये अभी सही जोड़ी मिली हुई नहीं है। ठीक है, तो अब देखें एक एक करके, उसके बाद हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो आपको कमेंट करके क्या बताना है कि एक का आंसर मान लो कुछ भी है, मान लो एक का सी है या एक का गा है, इस तरीके से बताना है। 2 का खा है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। ठीक, ऐसे आपको सही जोड़ियां बतानी है। ठीक, तो देखो पहला क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आम सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सचिवालय। ठीक है, इधर क्या है, वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण, सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा, सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा, आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया करना, वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिस करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन, सबके लिए स्वास्थ्य, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। ठीक है, सारी चीजें हमने जान ली। यहाँ पर एजेंसीज के नाम, यहाँ पर कार्य। अब किस एजेंसी का क्या काम है ये हमें देखना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फिर से आप देख लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे और सीधे सही जोड़ी का हम मिलान करेंगे कि किसका काम क्या है। ऑलराइट, चले आगे। चलिए अब इसके आंसर हैं आपके सामने। तो सबसे पहले है आपके सामने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद।
इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, देखो 1 की जोड़ी मिली है सी से, गा से, सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करती है। तो सीधी सी बात है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, यानी कि जितनी भी यूएनओ की मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य देश का मतलब क्या है? यूएनओ की कंट्रीज, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं। ठीक, कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं। किसके? यूएनओ के। ठीक, उनकी बात कही जा रही। तो ये क्या देखेगा? आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करने का काम आर्थिक और सामाजिक परिषद का होगा। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करी गई है, इंटरनेशनल जुडिशरी की बात करी गई है। तो सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा, जो भी सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच जो भी विवाद हैं उनका निपटारा कौन करेगा? भाई न्यायालय करेगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, काफी सारे देशों के बीच की बात है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हम कहेंगे। न्यायालय का ही काम होता है ना विवादों का निपटारा। तो सीधी सी बात है, न्यायालय यानी कि विवादों का निपटारा। आसान है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, आणविक ऊर्जा एजेंसी ये क्या काम करेगी? परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा तय करेगी। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, क्या काम होगा इसका? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना इसका काम है। ठीक है भैया, 4 हो गए, बहुत आसान है भाई। फिर देखो भाई, एक बात आप कॉमन देख रहे होंगे, जो जिसका नाम है वैसे ही उसका काम है, तो दिक्कत नहीं जाएगी आपको सही जोड़ियों में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग। शरणार्थी यानी कि दूसरे देशों से आए हुए लोग अगर आपके पास शरण मांग रहे हैं, ठीक है, और किसी देश का नागरिक या कोई व्यक्ति आपके पास शरण कब मांगेगा कि भाई हमें रहने को जगह दे दो, हमें अपने पास रख लो, हम बहुत परेशान है, तो परेशानी के दौर में ही मांगेगा। ठीक है, तो आपातकाल में, परेशानी कब आती है? इमरजेंसी में आती है। आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग का। ठीक, छठवां क्या है? छठवां है विश्व व्यापार संगठन। क्या करेगा ये? सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना इसका काम होगा। जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये क्या है? WTO, ये क्या है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब हुई थी इसकी स्थापना? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ठीक है भाई, तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करेगा ये। मुद्रा की बात है, वित्तीय व्यवस्था की बात होगी। आम सभा, वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिस कहां होती है? इसकी आम सभा में, या जिसे हम महासभा भी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य संबंधी बात करेगा, सबके लिए स्वास्थ्य का कार्य करेगा। फिर इसका सचिवालय, सेक्रेटरिएट या सचिवालय क्या करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन करेगा और इसका प्रशासन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। तो ये हो गए क्या? यूएनओ की अलग अलग एजेंसीज। यूएनओ के टोटल मेंबर कितने हैं? 193। तो यूएनओ की जो एजेंसीज हैं उसके ये वर्क हो गए। ठीक, ये है यूएनओ की एजेंसी और ये है उसके कार्य। ऑलराइट, तो भाई जोड़ी मिलाना तो बहुत आसान है ना? हम देख के घबरा गए थे कि 10 जोड़ियां हैं, इतना सारा लिखा है, पढ़ने में ही टाइम निकल जाएगा, एग्जाम में भी टाइम निकल जाएगा। टाइम बहुत कम रहता है एग्जाम में, और अब ऐसी 10 जोड़ियां मिलाने को आ गई, इतना सारा मैं पढ़ना पड़ा, तो कितना सारा समय जाएगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। जो नाम है वही काम है, सिंपल, जैसा नाम वैसा काम। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 अब लिखना पड़ेगा भैया। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। अब सही गलत लगाने से जो है काम नहीं चलेगा, या खालिस्तान भरने से, ऑप्शन पर टिक करने से काम नहीं चलेगा। अब होंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं? वर्क ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल।
बता दो भाई जल्दी से, क्या काम है? सुरक्षा परिषद के काम क्या क्या है, बताइए भाई। बहुत बार हमने सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा है, आज के इस सेशन में सिक्योरिटी काउंसिल को जो इवन हर एक क्वेश्चन में हमने डील किया है। ठीक है, जल्दी से सारे स्टूडेंट्स एक एक कमेंट करके एक एक कार्य बता दो, जो आपको पता हो, जो आपको आता हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, तब तक हम देखते हैं आंसर। ऑलराइट, चलिए, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या क्या है? पहला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 1945 में हुआ था। बेसिक इंट्रो सबसे पहले हम इसके बारे में देते हैं। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद जो है और किसका अंग है? यूएनओ का है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ? 1945 में ही हुआ, जब इसकी स्थापना हुई। ठीक है भाई, इसका गठन 1945 में हुआ, एक बात ये याद रखनी है। फिर परिषद संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रमुख अंग माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? प्रमुख अंग है, और किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रमुख अंग है। ठीक, इतनी बातें हो गई। ठीक है, गठन 1945 और काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए ये एक प्रमुख अंग है। चलिए अगली बात, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, सबसे पावरफुल अंग है। यह बात जरूर लिखनी है। कौन सी बात? कि सबसे शक्तिशाली निकाय। फिर इसके 5 स्थायी सदस्यों के बारे में भी बता देना है कि इसके 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। एक बात और ऐड कर सकते हैं कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के नाम भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देख लो भैया 5 स्थायी सदस्यों के नाम। 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? यह है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है, अब इसके कार्यों की बात करते हैं। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहले बेसिक इंट्रो बता दिया हमने, अब देखो कार्य। पहला कार्य है, सुरक्षा परिषद किसी भी मामले में जांच के आदेश दे सकती है। ठीक है, किसी भी मामले में जांच के आदेश जहां उसको लगता है कि भाई यहां से खतरा पैदा होने वाला है, क्योंकि मुख्य काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक, तो सुरक्षा परिषद किसी भी मामले में जांच के आदेश दे सकती है। दूसरी बात, यह युद्ध विराम के लिए भी निर्देश दे सकती है, क्योंकि काम क्या है? मुख्य काम क्या है? उसको ध्यान में रखना। सुरक्षा परिषद को बनाया क्यों गया? उसको ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। जब युद्ध होगा तो शांति की आवश्यकता होगी, सुरक्षा की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी। तो सुरक्षा परिषद ने कह दिया कि अब भाई युद्ध को रोक दो। ठीक है, उसके भी निर्देश ये दे सकता है। ऑलराइट, फिर नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना तथा विश्व में शांति कायम रखना भी इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना और पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। अगला काम, चार्टर के अनुच्छेद 4। अब चार्टर का अनुच्छेद 4 क्या? यानी कि सुरक्षा परिषद का जो चार्टर है, नियमों का संग्रह, उसमें जो आर्टिकल 4 है उसके तहत ये नए सदस्यों को महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का जो संग्रह, जैसे चार्टर कहा जाता है, उसका जो आर्टिकल 4 है उसके तहत नए सदस्यों को महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से ही। ठीक है, अब देखना सुरक्षा परिषद का रोल देखना कि अगर किसी कंट्री को महासभा का मेंबर बनाया जाना है तो पहले महासभा सुरक्षा परिषद से पूछेगी। सुरक्षा परिषद अगर रिकमेंड करती है कि हाँ इस कंट्री को महासभा का मेंबर बनाया जाना चाहिए, तभी महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा उस कंट्री को अपना सदस्य बनाएगी। क्लियर है बात? तो इसके 4 इंपॉर्टेंट रोल आपको समझ में आए। कौन कौन से रोल थे? पहला क्या था? जांच के आदेश दे सकता है, युद्ध विराम, ठीक, सुरक्षा प्रदान करना और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही
महासभा किसी भी कंट्री को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने देगी, अन्यथा नहीं। क्लियर है? 4 काम याद रहेंगे। तो भाई लिखना कैसे है आंसर को, सबसे पहले हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के बारे में बेसिक जानकारी दे देनी है। बेसिक जानकारी में आप बताएंगे कि गठन कब हुआ था, उद्देश्य क्या है, ठीक, स्थायी सदस्यों की बात करेंगे और कुछ स्थायी सदस्यों के हम नाम भी लिख देंगे, और उसके बाद हम कार्यों की चर्चा करेंगे और उन 4 कार्यों को हम लिख देंगे कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखना, युद्ध विराम, नागरिकों की सुरक्षा, और सदस्य अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई देश बनता है तो वो सुरक्षा परिषद के रिकमेंडेशन के बाद ही बनता है। क्लियर है? आंसर हो गया याद? मैंने पहले ही कहा था कि भाई पूरे आंसर यही याद होंगे, बाद की बात ही नहीं होगी। ठीक है, बस ध्यान से आपको पढ़ना है, सेशन के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहना है ताकि हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट की कनेक्टिविटी बनी रहे क्लियरिटी के साथ साथ, और आंसर यहीं पर याद हो। कंसेप्ट क्लियर होगा मतलब आंसर हमेशा के लिए याद हो गया। ठीक है, चलिए तो जल्दी से चेक करके बताइए कि बराबरी से लाइक शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं हुआ है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आज के सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? आप भारत के नागरिक हैं, ठीक, भारत के नागरिक के रूप में, यानी कि आपसे कहा जा रहा है आप भारत के नागरिक हैं और भारत अभी तक सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में शामिल नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, ये 5 देश ही शामिल हैं। भारत स्वयं को भी स्थायी परिषद, सुरक्षा परिषद की स्थायी समिति के रूप में जो है शामिल करना चाहता है, स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होना चाहता है। तो भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में आप किस तरीके से समर्थन करेंगे और अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करेंगे? क्यों भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में अभी अटेम्प्ट किया था, है ना, किया था सेशन की स्टार्टिंग में। तो बता दो जल्दी से क्या होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आ जाओ देखते हैं फटाफट से। तो भारत के नागरिक के रूप में मैं सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता हूं। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है? जब भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए कि उस क्वेश्चन में आपकी राय पूछी जाए, ठीक है, तो आपकी जो राय है आप स्वयं को रख के उस क्वेश्चन का इंट्रो बनाएंगे कि हाँ, मैं भारत के नागरिक के रूप में, हमसे क्या पूछा है, भारत के नागरिक के रूप में पूछा है, तो हम शुरुआत भी यहीं से करेंगे कि भारत के नागरिक के रूप में मैं सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता हूं। भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद में। अब पूछा है अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें, यानी कि वो कारण बताएं कि क्यों शामिल होना चाहिए। तो देखो भाई, पहली बात यह है कि भारत प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है, प्रारंभ से ही। अब अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें, कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? भारत की हम बात करें तो भारत 30 अक्टूबर, यानी कि 5-6 दिन बाद ही 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया था। तो शुरुआत से ही सदस्य है। जब इतना पुराना सदस्य है तो स्थायी सदस्यता क्यों नहीं? एक बात। दूसरी बात, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या है? सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई भी नहीं है। और हमारे यहाँ जब से हम आजाद हुए तब से लेकर लोकतंत्र अभी तक कायम है। डेमोक्रेसी तब शुरू हुई थी और अभी तक डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर, यानी कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था स्थिर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई आज लोकतंत्र है, कल सेना का शासन हो गया, परसों तानाशाही शासन, फिर उसके बाद राजा का शासन आ गया। ठीक है,
तो हमारे यहाँ शुरू से ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, हमारे यहाँ जनता ही अपना नेता चुनती है, यानी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी स्थिर है, कभी डगमगाई नहीं है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत, अब सुनो ध्यान से, भारत हमेशा से ही एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में रहा है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आप समझ पा रहे हैं? बताइए जल्दी से, बहुध्रुवीय व्यवस्था के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या समझते हैं बहुध्रुवीय व्यवस्था? तो भाई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम चर्चा करें 1947 से लेकर 1991 तक, 1945 से 1991 तक की हम बात करें तो दो ध्रुवीय विश्व था। 1947 से 1991 तक शीत युद्ध का दौर रहा, दो महाशक्तियों का दौर रहा। कौन सी वो दो महाशक्ति थी? एक थी अमेरिका और एक थी सोवियत संघ, यही थी ना। 1991 में शीत युद्ध खत्म होता है, सोवियत संघ का पतन होता है, सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ के 15 मेंबर कंट्रीज स्वतंत्र हो जाती हैं और सोवियत संघ का सफाया हो जाता है। दुनिया में एक महाशक्ति बसती है, एक ध्रुवीय विश्व रहता है। कौन सा? अमेरिका। एक महाशक्ति, दो ध्रुवीय विश्व यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, एक ध्रुवीय विश्व यानी कि क्या होगा? एक ध्रुवीय विश्व यानी कि अमेरिका। अब भारत किस पक्ष में रहा है? भारत इस पक्ष में रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व नहीं होनी चाहिए, यानी कि दुनिया में सिर्फ एक महाशक्ति नहीं होनी चाहिए, दुनिया के हर देश के पास शक्ति होनी चाहिए, महाशक्ति होनी चाहिए, बड़ी पावर होनी चाहिए, यानी कि बहुध्रुवीय विश्व की बात करता है भारत। किसी एक के प्रभुत्व या किसी एक के वर्चस्व की बात नहीं करता पूरे विश्व में। ठीक है, तो दूसरी बात ये, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के मामले में भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सामरिक रूप से बेहद उपयोगी है। इंटरनेशनल लेवल की बात कही गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सामरिक रूप से बेहद उपयोगी है, सुरक्षित है हमारी कंट्री। क्लियर है? तो ये तीन बातें आती हैं। यहां तक कोई डाउट? इतना जितना आंसर अभी हमने समझा, पढ़ा, आपको समझाया, एक एक पॉइंट को समझाया, इसमें कोई दिक्कत है हो तो बताइए जल्दी से कमेंट करके। क्या कहते हो भैया? क्या कहते हो? क्लियर है? क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आगे और भी पॉइंट है, आगे और पॉइंट है स्थायी सदस्यता के पक्ष में कि भारत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य, बिल्कुल अस्थायी मेंबर बनाया है, स्थायी नहीं। जो 10 सदस्य हैं जो हर 2 साल में बदले जाते हैं अस्थायी सदस्य, उसमें शामिल है। ठीक है, भारत विश्व की उभरती हुई महाशक्ति है। अस्थायी में भी क्यों शामिल किया गया 2 साल के लिए? क्योंकि विश्व की उभरती हुई महाशक्ति हैं हम, आर्थिक महाशक्ति है। ठीक, फिर वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कदम भारत के दावों को और मजबूत किया है। अगर हम इंटरनेशनल स्टेज की बात करें, वैश्विक मंच की बात करें कि विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, जितने भी सम्मेलन होते हैं, उन सब में भारत की भूमिका रहती है। और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एजेंसीज ऐसी हैं जिसका मेंबर भारत है, इसीलिए भी भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट, रीजन की कमी नहीं है भाई, रीजन बहुत सारे हैं भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए। वर्तमान समय में विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 6वें स्थान पर है तथा सैन्य शक्ति, हमारे यहाँ की आर्मी पावर, आर्थिक तथा व्यापार संगठन की दृष्टि से भारत का नाम प्रभावशाली देशों में गिना जाता है। यानी कि एक भी ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है जो भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने से रोके। ये सारे कथन, ये सारे पॉइंट भारत के पक्ष में हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कारणों से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी होनी चाहिए। ये सारे तर्क भारत के पक्ष में जाते हैं। ऑलराइट, क्लियर है? तो भाई देखो, एक बात और बताऊं आपको, ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट्स। बात यह है कि चैप्टर को एग्जाम के पर्पज से ना पढ़ा करो,
खासतौर से एसएसटी के जितने भी विषय हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका जो होता है उसको कभी भी सिर्फ एग्जाम के पर्पस से ना पढ़ो। अपन इस दुनिया में रह रहे हैं और इस देश में रह रहे हैं, और इस दुनिया और इस देश की ही बातें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी सब में आती हैं। तो आप हर एक चीज से खुद को कनेक्ट करो, खुद के एनवायरनमेंट से खुद को कनेक्ट करो, ठीक है, कि दुनिया की पॉलिटी में क्या चल रहा है, हमारे देश की पॉलिटी में क्या चल रहा है, दुनिया की इकोनॉमी कहाँ है, हमारी इकोनॉमी कहाँ है, दुनिया के दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारे देश की सिचुएशन क्या है। कनेक्ट करो तो मजा आएगा। इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ा करो, नॉलेज के लिए आप पढ़ा करो, एग्जाम के पर्पज से कभी मत पढ़ा करो कि भाई एग्जाम में ये चीज आनी है तो पढ़ लेते हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेकर और नॉलेज के पर्पज से पढ़ते हो, उन चीजों में इन्वॉल्व होके पढ़ते हो, तो पढ़ने का मजा भी आएगा और एग्जाम तो अच्छा जाना ही है भाई, ठीक है। तो सिर्फ एग्जाम के पर्पस से नहीं बल्कि इंटरेस्ट के साथ अपने नॉलेज के पर्पस से पढ़ना है, दुनिया में इन्वॉल्व होके चीजें सीखनी है। ऑलराइट, मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो। चलिए चलते हैं आगे। 10वां सवाल है, क्या कहता है सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए, ढांचे का मतलब क्या है यहां पर, संरचना, ठीक, ढांचे का मतलब क्या है, संरचना या स्ट्रक्चर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। संयुक्त राष्ट्र के संरचना स्ट्रक्चर को बदलने की बात कही जा रही है कि इसका स्ट्रक्चर जो है या संरचना जो है, ढांचा जो है बदलना चाहिए, पर उसके एजुकेशन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। उन परेशानियों को क्रिटिसाइज करके इवोल्यूशन करना है। देखें, आ जाओ भाई देख लेते हैं। देखें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्निर्माण के लिए सुझाए गए सुधारों को लागू करने में निम्न कठिनाइयां। पुनर्निर्माण का मतलब क्या है, रिनोवेशन, फिर से बनाया जाए इसका स्ट्रक्चर, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया कि इसके इतने मेंबर होंगे, इसके इतने मेंबर होंगे, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक तरीके से इसका रिनोवेशन ही है, पुनर्निर्माण ही है। तो कुछ सुधार जो है सुझाए गए थे, उनके एग्जीक्यूशन में कुछ कठिनाइयां हैं, वो देख लेते हैं। पहली कठिनाई क्या है, पहली कठिनाई है कि मानव अधिकार एवं लोकतंत्र से संबंधित परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावी होने की गारंटी नहीं है। पहली कठिनाई क्या है कि मानव अधिकार एवं लोकतंत्र से संबंधित परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावी होने की गारंटी नहीं है। दूसरी क्या है, विकासशील देशों के सदस्यों को अधिक सीटों का नहीं दिया जाना। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो धीरे धीरे अपना विकास कर रही हैं, अभी विकसित नहीं हुई हैं, विकसित देशों की सूची में शामिल नहीं हुई हैं, उन्हें कहा जाता है विकासशील देश, यानी कि जो अपने रिसोर्सेज को यूज करके डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, मतलब डेवलपिंग स्टेज में है। उन देशों के सदस्यों को अधिक सीटों का नहीं दिया जाना, उन कंट्रीज को, यानी कि विकासशील देशों को ज्यादा सीटें नहीं है उसमें, विकसित देशों की ही सीटें ज्यादा हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। तीसरी बात, एक राष्ट्र की क्षमता की जगह भूगोल को न्याय संगत प्रतिनिधित्व का मुद्दा क्यों तय किया जाना चाहिए। अब सुनना भाई, दो बातें यहां पर कही गई हैं कि राष्ट्र की क्षमता, राष्ट्र की क्षमता और भूगोल। भूगोल का मतलब है वहां उस देश की जियोग्राफिकल सिचुएशन, जियोग्राफिकल कंडीशन को ना देखा जाए, ठीक है। और मतलब भूगोल का मतलब समझ में आया कि जियोग्राफिकल सिचुएशन या जियोग्राफिकल बनावट उसकी, और राष्ट्र की क्षमता मतलब उस देश की कैपेसिटी कि उस देश के पास क्या क्या है। तो हमें उस देश की जियोग्राफी को साइड में रख दिया जाना चाहिए, भले वो कितनी छोटी कंट्री क्यों ना हो। ये ना देखा जाए कि भाई वो तो इतना सा देश है, उसको क्यों हम संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करें, या वो इतना बड़ा देश है उसको क्यों शामिल करें। जितने बड़े देश को शामिल करेंगे उतनी कठिनाइयां आएंगी, या जितने छोटे देश को शामिल करेंगे उतनी कठिनाई आएंगी। उस देश की भौगोलिक कंडीशन को, भौगोलिक परिस्थिति को साइड में रख दो, उस देश की कैपेसिटी देखो
कि उस देश की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उस देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, उस देश की सामाजिक स्थिति कहाँ जा रही है, वो देश तेजी से ग्रो कर रहा है क्या, इन सब चीजों को आप देखो। उस देश के पास क्या क्या है, कि कौन कौन सी क्षमताएं उस देश ने अर्जित कर ली हैं, भले वो कंट्री इतनी सी हो या भले वो कंट्री भारत जैसी बहुत बड़ी हो। उस देश की कैपेसिटी आप देखो, उस देश की पावर आप देखो कि उसके पास क्या क्या है। ठीक है, तो एक राष्ट्र की क्षमता की जगह भूगोल को न्याय संगत प्रतिनिधित्व का मुद्दा क्यों तय किया गया, उसकी भौगोलिक स्थिति क्यों देखी गई, इसको साइड में हटा देना चाहिए। राष्ट्र की क्षमता, देश की क्षमता को देखना चाहिए कि वो देश कितना पावरफुल है। ठीक, फिर क्या है, एक और विषय है बहस का कि यूएनएचसी की सदस्यता पाने के लिए आर्थिक एवं सैन्य शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है, यह भी देखा गया है कि भाई आर्थिक रूप से और सेना के रूप से, सैन्य पावर के रूप में वो देश कितना पावरफुल है, यह भी देखा गया। ठीक है, तो उपयुक्त सभी मानदंड, अब सुना, उपयुक्त सभी मानदंड जिन्हें अपनाया गया था, इन सभी मामलों को देख के ही किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाना होता है। तो जिन्हें अपनाया गया था परंतु स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, अपनाया तो हमसे यही बात कही है कि भाई कुछ मानदंड दिए गए हैं लेकिन उनके एग्जीक्यूशन में क्यों कठिनाई आ रही है, वो मानदंड, वो बातें क्यों नहीं अपनाई जा रही हैं, तो क्यों नहीं स्वीकार करी जा रही हैं। तो जिन्हें अपनाया था परंतु स्वीकार नहीं किया गया, ये सारी चीजें वो हैं। इसी वजह से इस प्रक्रिया में बहुत सारी कठिनाइयां हैं कि सारी चीजों को संयुक्त राष्ट्र संघ समेटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप हर चीज देख रहे हो पर दुनिया में हर चीज अच्छी नहीं होती, किसी के पास कुछ अच्छा है तो किसी के पास कुछ अच्छा है, उसको देखो। ऑलराइट, क्लियर? बताओ भैया, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो? उसके बाद चले आगे, चले, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भाई सवाल तो बड़ा सा दिख रहा है, पर देखते हैं कि सवाल ही बड़ा है या फिर आसान है बड़े होने के साथ साथ। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यह बात कही गई है कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को हटाने में या रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसीलिए करी गई थी कि भैया दुनिया सुरक्षित रहे, दुनिया में शांति रहे। युद्ध के कारण जो विपदाएं आई हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ही उसको दूर करेगा, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ इसको दूर करने में नाकामयाब रहा है। तब भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं वो चाहती हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ बना रहे, कभी मिटे ना। तो इसके क्या कारण है, क्यों बहुत सारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना चाहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण? अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? भाई हिंदी पढ़ी होगी आपने, आज पॉलिटी में हिंदी भी पढ़ लेते हैं। अपरिहार्य, यही तो आप मात खा जाते हो कि भैया एक शब्द आया था उसका मतलब ही समझ नहीं आया तो हम आंसर ही छोड़ के आ गए। तो मतलब तो पता होना चाहिए ना। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे त्यागा ना जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के मामले में वही बात कही गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में नाकामयाब रहा है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना रहे। बहुत सारी कंट्रीज उसको त्यागना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, अपरिहार्य का मतलब होता है जिसे त्यागा ना जा सके। ठीक है, चलो अब देखते हैं आंसर। ऑलराइट, क्या है आंसर? यह कथन सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के विभिन्न भागों में व्याप्त संघर्ष तथा युद्धों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया है। यह बात बिल्कुल सही है। जो बात क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कही गई है वो बात बिल्कुल सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के विभिन्न भागों में जो संघर्ष की परिस्थिति बनी हुई है उसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाया है। प्रत्येक युद्ध के दुष्परिणाम से लोगों को जान माल की हानि हुई है, यानी कि युद्ध के कारण जो विपदा आई है उसको भी दूर नहीं कर पाया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ रोक नहीं पाया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अपरिहार्य संगठन मानने के कारण यह है।
अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर भी देश उसको त्याग नहीं पा रहे, दुनिया के देश उसको त्याग नहीं पा रहे, उसके कारण क्या है देखें। चलिए तो देखते हैं पहला कारण। देखो पहला कारण क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की महाशक्तियां तथा अन्य देशों के मध्य शांतिपूर्ण वार्ता करवाने में सक्षम है। विश्व की जो भी महाशक्तियां हैं उनके बीच बातचीत कराने में सक्षम है। विश्व की महाशक्तियों को एक मंच पर लाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की, आओ बैठो बात करते हैं, मुद्दे को सुलझाते हैं, और अन्य देशों के मध्य शांतिपूर्ण वार्ता करवाने में सक्षम है। बुलाया भाई भारत पाकिस्तान को, हम तो भारत पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हमारी दुश्मनी तो भाई वहीं से है, ठीक है। बुलाया भारत पाकिस्तान को कि बताओ भाई साहब क्या समस्या है, क्यों इतने सालों से लड़ रहे हो, तो भाई शांति वार्ता करवाने में सक्षम है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा विश्व शांति कायम रखने का है। उद्देश्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग, सारे देश एक दूसरे का सहयोग करें इंटरनेशनल लेवल पर, सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा विश्व शांति कायम करने का है। तो भाई उद्देश्य को देखते हुए भी दुनिया के देश चाहते हैं कि भाई एक ऐसा कोई बड़ा संगठन तो बना रहना चाहिए दुनिया में, ठीक। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को हथियारों के निर्माण तथा जैविक हथियारों के प्रयोग को रोकने में सफलता मिली है। जी हाँ, कि अब और अधिक मात्रा में हथियार ना बने जिससे दुनिया परेशान हो, और जो जैविक हथियार हैं उनके प्रयोग को रोकने में सफलता मिली है, इस हद तक सफलता पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पूर्ववर्ती संगठन राष्ट्र संघ की तरह द्वितीय विश्व के बाद असफल नहीं रहा, सबसे बड़ी वजह यह है, ठीक है। अब यहां पर क्या बात कही गई है, ध्यान से सुनना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पूर्ववर्ती संगठन, इसके पहले का संगठन कौन था, राष्ट्र संघ, ये कब बना था पता है आपको, राष्ट्र संघ कब बना था, ये बना था 10 जनवरी 1920 को बना था, 10 जनवरी 1920 को। क्यों बना था, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बना था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था ये। क्यों बना था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जिस तरीके की अशांति पूरी दुनिया में फैली है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण दुनिया को जो हानि हुई है, उस हानि की भरपाई के लिए और आगे विश्व में शांति बनी रहे, फिर से ऐसा युद्ध ना हो, इसीलिए राष्ट्र संघ बनाया गया था। लेकिन राष्ट्र संघ ना तो दुनिया में शांति बना पाया, उल्टा 1930 के दौर में पूरी दुनिया में वैश्विक आर्थिक मंदी छा गई थी, ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1939 में। राष्ट्र संघ के उद्देश्य बनाया गया था कि फिर से ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ, यानी कि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। क्यों कि अब दुनिया में युद्ध नहीं होंगे, अब शांति बनी रहेगी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें सफल हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर देखा या सुना है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पूर्ववर्ती संगठन राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद असफल नहीं रहा। यूएनओ किसका जो उत्तराधिकारी है, लीग ऑफ नेशंस का, यानी कि राष्ट्र संघ का। तो उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र एक अपरिहार्य संगठन माना जाना चाहिए, क्योंकि यह विश्व में शांति एवं बंधुत्व के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक की कहानी। चलें चालू। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव करना चाहते, सुधार करना चाहते संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उसका मतलब यह है कि सुरक्षा परिषद का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करना। इस कथन को सत्यापित करें तो देखते हैं कि हाँ, हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का अति महत्वपूर्ण भाग है, बिल्कुल है। इसके ढांचे में ही परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करना है। इसके ढांचे में परिवर्तन यानी कि जो 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, यही है ना इसका स्ट्रक्चर।
तो सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की श्रेणियों में सुधार लाना अति आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, सुरक्षा परिषद के ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर हैं, ठीक है, जिनमें से 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं। और विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद में परिवर्तन होना आवश्यक है। विश्व में जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, दुनिया का हर एक देश विकास कर रहा है। भारत देश की बात करें तो भारत देश दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी और उभरती हुई इकोनॉमी और राजनीतिक स्थिरता हमारे यहाँ पाई जाती है। हमारे पास परमाणु शक्ति भी है, तो भारत को भी स्थायी परिषद में शामिल करना चाहिए। सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए कि 5 सदस्य जो है फिक्स कर दिए तो 5 ही होंगे। अगला स्टेटमेंट क्या है कि सुरक्षा परिषद को स्थायी स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति सेना बनाए रखनी चाहिए। ठीक, फिर आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष भी बनाया जाना चाहिए और विकासशील देशों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण तथा उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनको बहुत ही कम सदस्यता दी गई है 193 सीट्स में संयुक्त राष्ट्र संघ की, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ही शामिल हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो विकासशील देशों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए और उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि वो देश भी और ज्यादा आगे बढ़ पाए। तो इन सब कारणों के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता है। और इस तरीके से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के 12 क्वेश्चन हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट है, समस्या है, कमेंट करके बताइए। आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। अब जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है, नेक्स्ट वीडियो कल रात को 10 बजे अपलोड होगा इसी समय, ठीक है, क्योंकि रोज रात को 10 बजे हमारी क्लास होती है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें, सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए काफी सारे टॉप कोर्सेज भी हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। स्पेशल कोर्सेज हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।